आप देख रहे हैं ऐतराज एपिसोड 4। बट उससे पहले पार्ट 3 को जरूर देखें, तभी तो आपको ये समझ में आएगा। चलो आगे चलते हैं। उस बात से जयपुर में अफरा तफरी मच चुकी थी। सभी लोग उस बात को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे कि आखिर मिस्टर शेखावत के साथ ऐसा क्या हुआ उस रात। इतने में डोरबेल बजी। सभी एक दूसरे को देखने लगे और फिर आयुष यानी कि प्रताप के छोटे भाई ने उठकर गेट खोला। सामने आनंद शेखावत को देखकर वह काफी आश्चर्यचकित रह गया। भाभी, वो अभी आयुष आगे कुछ बोलता कि तब तक प्रताप की नजर आनंद शेखावत पर पड़ गई। तो प्रताप बोला, शेखावत साहब आप? वो हैरान रह गया इस वक्त उसे यहाँ देखकर। आप इस वक्त यहाँ? कोई काम था क्या? तो फोन करके बुला लिए होते। इस पर आरती आगे आकर बोली, अरे आप अंदर आइए ना, गेट पर क्यों खड़े हैं? और आप लोग भी ना। आनंद शेखावत इतने दिनों के बाद हमारे घर आए हैं, तो उन्हें अंदर बुलाने की जगह गेट पर ही पूछताछ शुरू कर दिया। यह सुनकर आनंद शेखावत बोला, नहीं आरती, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं उस लड़की को लेने आया हूँ, उसे भेजो बाहर। अंशु बहुत रो रही है उसके लिए। प्रताप ने कहा, पर आपने तो उसे घर से निकाल दिया था ना फिर? इस पर आनंद शेखावत चुप रह गया। पर रिया तब तक अंशु के रोने की बात सुन चुकी थी। वो जल्दी से बाहर आई और आनंद शेखावत का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगी। जल्दी चलिए साहब जी, वरना ज्यादा रोने से बाबू की तबीयत खराब हो जाएगी। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। किस तरह रिया तुरंत में सब कुछ भूल गई। कैसे आनंद शेखावत ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। आनंद शेखावत तो उसके इस तरह से हाथ पकड़ लेने से सन रह गया। कहाँ वो सोच रहा था कि कहीं वो गुस्से में आने से मना ना कर दे, और कहाँ ये तो जाने के लिए जल्दी में है, वो भी इसे समझ नहीं आ रहा था। तभी रिया आनंद शेखावत को इतना शांत खड़े देख उसके नजरों का पीछा किया, तो उसे उसके हाथ को घूरते हुए देखा जिससे वो उसका हाथ पकड़ी हुई थी। तो वह झेप गई और जल्दी से उसका हाथ छोड़ दी और फिर अपनी जेब छुपाने के लिए बोल पड़ी, पर हाँ साहब जी, हम एक बात आपको पहले ही साफ कर दे, हम केवल बाबू के लिए ही जा रहे हैं और आप मुझे दोबारा से घर से बाहर मत निकालना। अगर आपने दोबारा इस तरीके से घर से निकाला मुझे, तो हम प्रताप भैया के घर पर ही रहने जाएंगे। वह इतनी मासूमियत से ये सब बोल दिया। आनंद शेखावत भी पल भर के लिए टकटकी लगाई उसकी तरफ देखता रह गया। इतने दिनों में आज वह पहली बार उसे इतनी गौर से देख रहा था, जहां इस वक्त केवल और केवल अंशु की फिक्र ही छाई हुई थी। खुद के अपनापन की तकलीफ की रत्ती भर की निराशा कहीं नहीं था, जैसे कि कभी कुछ हुआ भी नहीं। पल भर के लिए उसे अपने व्यवहार पर थोड़ी शर्मिंदगी भी फील हुई और फिर उसे फिर से रिया की आवाज सुनाई दी, अब साहब जी जल्दी से घर चलो, हमारा बाबू रो रहा है। उसकी बात सुनकर वह अपने सारे ख्यालों को झटक कर बाहर की तरफ जाने के लिए बढ़ गया। रिया भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उन दोनों के जाने के बाद आरती ने प्रताप की ओर देखा, जो अभी भी उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? प्रताप ने कहा, मतलब कि तुम भी वही सोच रहे हो ना? रुको, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कहकर उसने अपने मोबाइल में से वह पिक निकाल ली जो उसने मॉल से लौटते वक्त ली थी, जब अंशु ने आनंद शेखावत और रिया दोनों का हाथ पकड़ रखा था और उन दोनों के बीच में चल रही थी। आरती यह देखकर बोले, पर यह होगा कैसे? क्योंकि आनंद शेखावत तो अभी भी उन पुरानी यादों में ही खोए हुए हैं, उससे बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही वह। प्रताप को सोचते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ सोचता हूँ, पर इससे पहले अम्मा जी से बात करनी होगी। बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं होगा। वैसे मुझे कभी कभी लगता है जैसे वो भी यही चाहती है। आरती बोले, अगर उस वक्त अंजलि गांव जाने के बजाय शेखावत साहब की बात मानकर यहीं रह जाती तो कितना अच्छा होता ना। कुछ हुआ ही नहीं होता। पुरानी यादों ने उसकी आंखों को नम कर दिया। यह देख प्रताप बोला, कुछ बातों पर हमारा बस नहीं चलता, वो भी शायद उन्हीं में से एक था। इसलिए तो कभी आनंद शेखावत का कोई भी बात नहीं टालने वाली अंजलि उस रोज उससे जाने देने की जिद कर बैठी। आरती बोले, आप सही कह रहे हैं। और फिर वो दोनों अंदर चले गए, जहां आयुष बैठा कुछ सोच रहा था। उसे यूं अपनी सोच में गुम देखकर आरती बोले, अब इन्हें क्या हुआ है? तो प्रताप आयुष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ आयुष? क्या सोच रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? आयुष बोला, नहीं भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
वो मैं बस रिया के बारे में सोच रहा था। इस पर वे दोनों एक साथ बोल पड़े, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी उसके बारे में मत सोचना। उन दोनों को एक साथ इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर आयुष थोड़ा सहम गया। क्या हुआ भैया भाभी, आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया? हिरानी से पूछा। आरती बोली, देवर जी, आप प्लीज रिया के बारे में मत सोचना। अंशु उसके बिना नहीं रह सकती और न वो अंशु के बिना। आयुष ने कहा। हाँ, तो मैं इस बात से इनकार कहाँ कर रहा हूँ। हिरानी से उसका मुंह देखने लगा। आरती बोली, जब जानते हैं तो फिर उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? आयुष बोला, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि कुछ देर पहले रिया बस एक ही रट लगाई हुई थी कि शेखावत साहब ने उसे घर से क्यों निकाल दिया, और जब शेखावत साहब आए तो तुरंत ही उनके साथ चली भी गई, जैसे कुछ देर पहले वह उन पर गुस्सा नहीं थी। यह सुनकर वे दोनों चैन की सांस ले। आरती आरती ने कहा, ओह, तो आप ये सोच रहे थे? हमें तो लगा कि। आयुष इस पर हैरानी से उनका चेहरा देखने लगा। आपने क्या सोचा? एक मिनट, कहीं आपने। क्या भाभी, आप भी ना? अभी तो मुझे इन झमेलों में पड़ना भी नहीं है। आरती बोली, कहीं किसी और को तो पसंद नहीं कर लिया देवर जी? उसे चिढ़ाते हुए बोली तो आयुष चिढ़कर वहां से उठ गया। आप लोग बैठकर अपनी लव स्टोरी याद कीजिए, मैं तो चला अपने दोस्तों से मिलने। कहते हुए वो बाहर की तरफ निकलने लगा। पीछे से आरती फिर से उसे चिढ़ाते हुए बोली, देखिएगा देवर जी, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं ना? या कहीं दोस्तों के बहाने किसी लड़की से तो नहीं? वैसे अगर कोई है तो हमें बता सकते हैं, हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। इस पर आयुष भी से मुड़कर आंख दिखाते हुए एक नजर उन पर डाला और वहां से चला गया। प्रताप दोनों देवर भाभी के हंसी मजाक का मजा लेते हुए मुस्कुरा रहा था। तो आरती बोली, अब आपको क्या हुआ है? आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? प्रताप बोला, वो आयुष ने कुछ राय दी तो सोच रहा हूँ मान ही लूं उसकी बात, और थोड़ा पास्ट में जाकर अपने लव स्टोरी को याद ही कर लूं। इधर गाड़ी में बैठी रिया आनंद को एकटक ऐसे देखे जा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हर वक्त गुस्से में चेहरा लाल किए हुए रहने वाला इंसान किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। उधर आनंद शेखावत इस तरह से घूरे जाने से परेशान होकर गाड़ी रोक दी और फिर उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या है, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पर, जो तब से तुम मुझे इस तरीके से घूरे जा रही हो? उसके इस तरीके से बोलने पर रिया सिकपका गई। वो साहब जी, हम ई देख रहे थे कि अभी आप हमसे गुस्सा तो नहीं है। और अपनी चोरी पकड़े जाने पर वह शर्म से भर उठी और मन ही मन खुद को कोसने लगी। क्या रिया, तुम क्या कर रही? ऐसे कैसे बेशर्म की तरह साहब जी को घूरे जा रही थी? अब पता नहीं साहब जी फिर से क्या सोचेंगे। और फिर आनंद शेखावत की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और जल्दी से कार से बाहर देखने लगी। आनंद शेखावत उसकी बात सुनकर थोड़ा नरम होते हुए बोला, देखो लड़की, लड़की नहीं, हमारा नाम रिया है। खुद के लिए लड़की सुनकर रिया ने बड़ी ही टेंशन से कहा, हाँ ठीक है, जो भी है। आनंद शेखावत ने झुंझलाते हुए कहा, अरे जो भी नहीं, बस रिया। अच्छा ठीक है रिया जी, अब ठीक है ना? आनंद शेखावत ने फिर झुंझलाते हुए कहा, पता नहीं प्रताप और आरती ने कुछ ही घंटों में से क्या खिलाफ ला दिया जो इस तरीके से बिहेव कर रही है। साहब जी, रिया जी नहीं, केवल रिया। रिया ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं जब से वो आनंद शेखावत और अंजलि की कहानी सुनी थी उसके मन में आनंद के लिए डर खत्म सा ही हो गया था। उसकी बात सुनकर आनंद शेखावत फिर से बोला, देखो रिया, मानता हूँ कि गुस्से में मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, पर यह भी जानता हूँ कि उस गांव से रिलेटेड हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर क्या करूं, उस शहर का नाम सुनते ही कंट्रोल ही नहीं कर पाता खुद पर। कोशिश करूंगा आइंदा से ये सब दोबारा नहीं होगा। फिर तुम भी इतना ज़रूर अब ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से मेरी अंशु को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मतलब? रिया इस पर हैरानी से बोली, हमारी वजह से बाबू को कोनो खतरा नहीं? मेरा मतलब है उस सूरज ठाकुर साहब से। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से या किसी और की वजह से उसका साया फिर से हमारे परिवार पे पड़े। आनंद शेखावत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और हाँ, तुम जैसा चाहो जब चाहो हमारे यहाँ रह सकती हो, पर तुम्हें मुझसे और मेरे कमरे से दूर रहना होगा। मुझे खुद के आसपास तुम बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए। रिया ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा तो अब गाड़ी से नीचे उतरो, आनंद शेखावत ने इतना कहते ही रिया जल्दी से बोल पड़ी, पर साहब जी, अभी तो आपने कहा कि हम आपके घर रह सकते हैं और अभी आप बोल रहे हो कि गाड़ी से नीचे उतरो, ये कौन बात हुई? बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, हम तो घर जाएंगे अपने बाबू के पास। उसने ये बात इतनी मासूमियत भरे लहजे से कही
कि पल भर में आनंद शेखावत भी खुद को उसकी मासूमियत में खोने से रोक नहीं सका, पर फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, फिर बैठी रहो गाड़ी में जब तक तुम्हारा मन हो। मैं अंदर जाकर अंशु से बोल देता हूँ कि तुम्हारी माँ को गाड़ी से उतरने का मन ही नहीं है। और अपने साइड का डोर खोलते हुए वह गाड़ी से नीचे उतरा। इस पर हैरानी से रिया ने बाहर देखा। वो लोग सच में घर पहुंच चुके थे। उसने ये देखकर अपने माथे पर हाथ मारा। अरे सच में घर पहुंच गए का? फिर जल्दी से गेट खोलने लगी, पर उससे गेट खुल ही नहीं रहा था। उसे गेट खोलने के लिए यूं परेशान होते देख आनंद शेखावत खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और आगे आकर उसके साइड का गेट खोल दिया। वैसे तो पूरा दिन बकबक करती रहती हो, पर जब गाड़ी का डोर खोलना होता है तो जीरो बन जाती हो। हाँ तो कौन सी आदत है गाड़ी में चलने का? यहाँ से पहले तो हम कभी मोटरसाइकिल पर भी नहीं बैठे हैं। उसकी बात सुनकर रिया गाड़ी से उतरते हुए भुनभुनाकर बोली। आनंद उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर घर के अंदर जाने के लिए मुड़ गया। रिया भी जल्दी से उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। अंशु हॉल में अपनी दादी के पास बैठे उसका इंतजार कर रही थी। घर के बाकी नौकर भी वहीं उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। इन 6 महीनों में सब रिया से इस तरह से जुड़े थे जैसे वह शुरू से ही उन लोगों के जीवन का हिस्सा रही हो। तभी अंशु की नज़र गेट से अंदर आ रहे आनंद शेखावत पर पड़ी तो वो डेढ़ बोलकर जल्दी से कल्याणी जी की गोद से नीचे उतरकर उसकी तरफ भागी। बाकी सभी भी उसे गेट की तरफ भागते देख इधर उधर देखने लगे। आनंद शेखावत अंशु को आते देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर तब तक अंशु की नज़र रिया पर पड़ चुकी थी तो वह उसके साइड होते हुए रिया के पास चली गई। रिया उसे देखकर जल्दी से नीचे बैठ बाबू बोलकर उसे इस तरीके से चिपटा लिया मानो वह उससे वर्षों बाद मिल रही हो। अंशु भी माँ माँ करते हुए उसके सीने से जा छुपी। इस पर आनंद शेखावत पीछे मुड़कर उन दोनों को एक दूसरे के इस तरह भरत मिलाप करते देखकर मुस्कुरा दिया। तभी कल्याणी जी की नज़र आनंद पर पड़ी जो रिया और अंशु को एक दूसरे के सीने से लगे हुए देख रहा था। उसी समय रिया ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, धन्यवाद साहब जी, अगर कुछ देर और हम अपने बाबू से दूर रहते तो हमारी तो जान ही निकल गई होती। आनंद शेखावत उसकी आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर एक नज़र उसे देखा, फिर मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी कल्याणी जी रिया के पास आई। खबरदार रिया, जो तुमने फिर से कभी जान निकलने की बात कही तो तुम्हें पता है अंशु तुम्हारे लिए कितना रो रही थी। रिया अंशु को गोद में उठाकर खड़ी हो गई और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोली, बाबू आप इतना क्यों रो रहे हो? देखो अपना चेहरा लाल कर लिया रो रो कर। साहब जी और अम्मा जी भी तो कितने परेशान हो रहे हैं आपको रोने से। अंशु अभी भी सुबक रही थी। बाबू हमें माफ़ कर दो, कहकर उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। कल्याणी जी ये देखकर प्यार से रिया और अंशु के सर पर हाथ फेर दी। इस बिन माँ की बच्ची को तुम में अपनी माँ मिल गई, ये अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रिया। अच्छा अब जाओ दोनों माँ बेटी कमरे में जाकर आराम कर लो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम भी बहुत रोई हो। और फिर अर्पिता से बोली, अर्पिता रिया और अंशु को खाना खिला दो और शोभा तुम आनंद का खाना उनके कमरे में दे आओ। तीनों ने ही शाम से कुछ नहीं खाया। हाँ अम्मा जी। और फिर अर्पिता और शोभा किचन की तरफ चली गई। कल्याणी जी आनंद के कमरे में चली गई। आनंद शेखावत अपने कमरे में अंजलि की तस्वीर के सामने बैठा हुआ। कल्याणी जी ने उसे आवाज़ दी, आनंद हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आनंद आवाज़ सुनकर अपना सर ऊपर उठाया और कल्याणी जी को देखकर उनके पास आया। फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें बेड पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर उनकी गोद में सर रख दिया। माँ पहले तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। माँ पहले तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमें उससे उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे घर से भी बाहर नहीं निकालना चाहिए था। कल्याणी जी समझ रही थी कि उसके मन में अभी क्या चल रहा है। बेटा शायद मेरी ही गलती थी, मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, पर डर लग रहा था कि कहीं तुम ये सब जानकर उसे घर से ना निकाल दो। मैं तो उसी वक्त ये समझ गई थी वो जिन लोगों से खुद को छुपाने की बात कर रही थी वो कोई और नहीं, वो ही लोग थे। नाना को देखते ही मैं पहचान गई थी कि वो उसी कमीने के आदमी हैं। तभी बेटा मैं उसे बचाने के लिए अपने साथ ले आई। हम उन लोगों के कहर से अपने पति और अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाए, हमारे हाथ में नहीं था, पर उस मासूम को तो उसकी ज्यादतियों का शिकार होने देने के लिए छोड़ नहीं सकते थे ना। मैं समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ माँ, उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे उन लोगों ने ही जानबूझकर उसे हमारे पास भेजा है। आनंद शेखावत अपना सर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए बोला। ये सुनकर कल्याणी जी मन ही मन बोली, तुम्हारा शक गलत भी नहीं है।
भेजा तो उसे गया ही है जानबूझकर हमारे साथ, पर भेजने वाले ने शायद रिया की जिंदगी बचाने के लिए उसे हमारे पास भेजा है। और फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी एक बात मानोगे बेटा? हाँ माँ, बोलिए ना। शादी कर लो रिया से, अंशु को हमेशा के लिए उसकी माँ मिल जाएगी। इतना सुनते आनंद छिटक कर उनसे दूर हो गया। माँ, आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही है? नहीं माँ, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में अंजलि की जगह किसी और को नहीं दे सकता। पर हाँ, आपसे वादा करता हूँ कि कभी फिर अंशु और रिया को अलग नहीं करूँगा। वो जब तक रहना चाहेगी साथ रहेगी। तू समझ नहीं रहा, यहाँ मैं तेरी बात कर रही हूँ, अब इसमें मेरी बात कहाँ से आ गई? छोटे से काऊ साहब, अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। आप कब तक अकेले ऐसे रहोगे? जिसे जाना था वो तो चले गए, पर जो है उसे तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना। शोभा खाना लेकर कमरे में आते हुए बोली। पर काकी, मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आनंद से काऊ शोभा काकी की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तुम इतने भी ठीक हो तो अपनी ये हालत क्यों बना रखी है? कभी खुद को देखे हो गौर से? क्या से क्या हो गया? कभी गुस्सा नहीं करने वाला आनंद आज हर वक्त गुस्से में रहने लगा। सबको हमेशा हंसाने रहने वाले आनंद को आज खुद जी खोलकर हंसते हुए कितने महीनों हो गए, ये भी किसी को ठीक से याद नहीं है। और तो और ये जानते हुए भी कि और उसकी जान से भी प्यारी बेटी घर पर उसका इंतजार कर रही होगी, फिर भी रोज रात देर रात लौटते हो ताकि उसे तुम्हारे शराब पीने की इस नई आदत का पता ना चले। क्यों आनंद, तुम ऐसे होते जा रहे हो? अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बेटी और अपनी माँ के बारे में तो सोचो। तुम्हें पता है कि हमें कितनी तकलीफ होती है तुम्हें इस हाल में देखकर। और कुछ नहीं तो अंजलि का ही तो सोच लो, उस पर अभी क्या बीत रही होगी तुम्हारी इस हालात को देखकर। आनंद शेखावत इस पर उनकी गोद में सर छुपाकर रोने लगा। माँ, मैं अपने पापा और अपनी अंजलि की मौत को कभी नहीं भूल पा रहा हूँ, कभी नहीं। हमेशा मुझे लगता है कि अगर मैं वक्त पर पहुंच गया होता तो वो सब कुछ नहीं होता। माँ, मुझे ना कभी कभी लगता है कि मैं कहीं इसका जिम्मेदार खुद तो नहीं हूँ। अगर अंजलि को मैंने आप लोगों के साथ ना जाने दिया होता तो वो ना ही सब होता। मैं ना तो एक अच्छा बेटा बन सका, ना ही एक अच्छा पति। माँ, मैं क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी भूल नहीं पा रहा हूँ। बेटा, उन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो हम सबका हमेशा अच्छे से ख्याल रखा। और किसने कहा कि तुम एक अच्छे बेटे या एक अच्छे पति नहीं हो? तुम जैसा बेटा पाकर तो मैं धन्य हो गई। मुझे तो अपने बेटे पर बहुत गर्व है। अब उसने अपना सारा फर्ज अच्छे से निभाया। पर बेटा, अब आगे भी तो जिंदगी जीनी है, तुझे उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। जरा अंशु का तो सोच के देख, उसे भी तो माँ की जरूरत है। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। उसके लिए आप हो ना, रिया भी तो है ना। अब मैं रिया को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा तो वो कभी यहाँ से नहीं जाएगी। वो रहेगी हमेशा अंशु के पास। और फिर भला उसके रहते हुए अंशु को माँ की क्या जरूरत है, ये तो आप सब जानते हैं। और अब तो मैंने भी मान लिया, रिया से बेहतर अंशु के लिए कोई और नहीं हो सकता। तो फिर ये दूसरी शादी, दूसरी माँ, इन सब की क्या जरूरत है? माँ, मैं किसी भी सूरत में अंजलि की जगह किसी और को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। आनंद उनका हाथ पकड़कर उनके सामने बैठते हुए कहा। पर बेटा, कल्याणी जी ने फिर से कोशिश करना चाहिए। पर आनंद उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा। माँ, मैं वादा करता हूँ आपकी हर शिकायत दूर करने की कोशिश करूँगा, पर ये शादी की बात दोबारा नहीं। अच्छा काकी, आपने और माँ ने खाना खा लिया? तो शोभा ने इशारे से ना कहा तो वो बोला, काकी मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर मैं और माँ तो इसी में खा लेंगे। आप भी खाना खा लीजिए, बहुत रात हो चुकी है, तबीयत खराब हो जाएगी आप दोनों की। कहकर वह वॉशरूम में चला गया। उसके वॉशरूम में जाते ही कल्याणी जी अंजलि की तस्वीर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मुझे गलत मत समझना, मैं करूँ भी तो क्या करूँ। तुम तो चली गई, पर आनंद तो वहीं ठहर सा गया, खुद को जैसे भूल ही गया हो। वो रिया बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी परछाई। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आनंद को अच्छे से संभाल लेगी। जानती हूँ स्वार्थी हो गई हूँ, पर क्या करूँ, माँ हूँ ना। महसूस कर सकती हूँ आनंद को भी एक सहारे की जरूरत है। फिर शोभा बोली, अम्मा जी आप अपना जी मत दुखाइए, सब ठीक हो जाएगा। आपने अचानक से इतनी बड़ी बात कह दी छोटे शेखावत साहब से, उन्हें इस बात को सोचने का मौका तो दीजिए। कल्याणी जी बोली, शोभा, उसे जितना समय चाहिए सोचने के लिए वो सोच सकता है, पर उसे ये समझना होगा कि अंशु के लिए रिया हमेशा के लिए इस घर में रहनी जरूरी है। तुमने देखा ना कि
कुछ देर में ही अंशु को संभालना कितना मुश्किल हो गया था। और तो और अंजलि के जाने के बाद आज पहली बार मैंने आनंद के चेहरे पे एक खुशी देखी थी। जब वो रिया और अंशु को देख रहा था शोभा, मुझे अब पक्का यकीन हो गया कि रिया ही वो है जो मेरे बेटे और मेरी पोती के जीवन में फिर से खुशियाँ ला सकती है। तुम समझाओ इसे पहले की देर हो जाए। उधर एक दूर होटल के कमरे में विदा जी किसी से फोन पर बात कर रही थी। कल्याणी बहन के कोनो शक तो नहीं? तो नाना बोले, नहीं ठकुराइन, वो लड़की रिया भी आनंद बाबू के साथ घर लौट गई। अब सब माता रानी उन दोनों को हमेशा के लिए खुश रखे। और भवानी, अब तुम्हें वहां से वापस आ जाना चाहिए। भवानी बोली, हाँ मालकिन, हम बस थोड़े ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। आप भी आके एक बार बाबू को देख लो, आपका भी मन शांत हो जाएगा। विदा जी बोली, नहीं भवानी, बिल्कुल भी नहीं। अगर गलती से भी शेखावत साहब को भनक लग जाएगी तो बहुत गलत हो जाएगा। जब सही समय आएगा तो हम जरूर मिलेंगे। विदा जी अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं को छुपाते हुए बोली। तभी सूरज साहब कमरे में आ गए। ये भवानी कहाँ चली गई? आजकल उसका दिमाग कहीं और रहता है। उसका तो इलाज करना पड़ेगा मेरे को लगता है, गुस्से से भुनभुनाते हुए बोला। विदा जी उनकी आवाज़ सुनकर जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और उनकी तरफ घूमते हुए बोली, भवानी को हमने भेजा है। सूरज सिंह यह सुनकर चौंक गया, आपने भेजा है? पर कहाँ और क्यों? अजय को भेजना चाहिए था ना। तुम्हें पता है भवानी से हमारे बहुत काम रहते हैं। वो हमने सुना है कि समंदर के किनारे स्पेशल भेलपुरी मिलती है, सबके लिए वो मंगवा ली। उसको भेजकर विदा जी नजरें चुराते हुए बोली, तुमने भी हद कर दी ठकुराइन। इतनी रात में कोनो भेलपुरी वाला समंदर किनारे होगा? सब अपने अपने घर चले गए होंगे। उनकी बात सुनकर सूरज ठाकुर हंसते हुए बोला। विदा जी भी मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, कल कहीं नहीं भेजना, क्योंकि कल मोनू को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। यह एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर है, इससे हमारा मोनू जरूर ठीक हो जाएगा। वही जयपुर में दूसरे दिन सुबह सुबह विश्वनाथ मंदिर में आरती के बाद, अरे काजल, तू आज बहुत चहक रही है और आज तेरी पूजा तो बहुत लंबी थी। ऐसा क्या मांग रही थी? बोले भगवान और गंगा मैया से। काजल ने कहा, तू नहीं समझेगी जूही। अरे बता तो काजल, शायद मैं समझ जाऊं, मुझे भी तो जानना है। पिछले 3 साल से तू हर रविवार को यहाँ तक नंगे पैर आती है, आकर पूजा करती है। ऐसा भी क्या डिमांड है तेरी भगवान जी से, जिसके लिए तू इतना कष्ट सह रही है? अपनी जिंदगी की खुशी मांगने आती हूँ यहाँ भोलेनाथ से, अपने छोटे से कावत सांप को मांगने आती हूँ। दूसरे दिन जयपुर में सुबह सुबह विश्वनाथ जी के आरती के बाद गंगा के किनारे 2 लड़कियां काजल और जूही आपस में बातें कर रही थी। कंजरी आंखें मूंद कर कुछ याद करने लगी। ये तेरा कैसा प्यार है काजल अपने छोटे से खाउत से, कि इन 5 सालों में उन्होंने पलटकर भी तुम्हारी खबर तक नहीं ली। जूही फिर से काजल को उनके ख्यालों में खोए हुए देखकर बोली, जिस रोज वो फिर से खुद की खबर लेने लगेंगे, सबसे पहले वो मुझे ही याद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्या मतलब तुम्हारे सिखाऊ साहब? जूही की आवाज लड़खड़ा गई। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस खुद को भुला बैठे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है गंगा मैया पर, वो जल्दी से उन्हें खुद से मिला देगी और फिर इस कजरी को भी उनके छोटे से खाव से मिलाया जाएगा। जूही की बात पर काजल जल्दी से आंखें खोल बोली। जूही जो उसकी पूरी बात तो नहीं समझ पाई, पर उसके मन में बैठे प्यार की गहराई को जरूर समझ रही थी। मैं भी गंगा मैया और भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी ही तुम्हारे सिखावत साहब को ठीक कर दे। उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, जहां एक उदासी छाई हुई थी फिर भी उन लम्हों पर मुस्कुरा दी। अच्छा चल जल्दी से, मालूम है ना हमें परसों निकलना है यहाँ से। जो भी शॉपिंग करनी है आज ही करनी होगी, क्योंकि कल लास्ट पेपर भी तो होगा। वहां से उठते हुए बोली, हाँ हाँ चल, परसों नहीं कल ही। मैंने कल रात की ही अपनी टिकट करवा ली है। एक भी दिन बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे 5 साल बाद अपनों के पास जा रही हूँ, अपनी माँ बाबा के पास, ठकुराइन माँ के पास और अपने छोटे से काव साहब के पास। जूही मुझे आज सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदना है। अब यहाँ बात करने में समय मत गवा, चल जल्दी से बाजार चल, कहती हुई वह मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। ये देखकर जूही पीछे से बोली, अच्छा मुझे चिढ़ा रही है तू? अभी अपने छोटे से कहावत में खोई हुई थी और बोल मुझे रही है। रुक तुझे बताती हूँ, कहती हुई वह उसके पीछे भागी। उधर मुंबई में सुबह सुबह रिया किसी काम से स्टोर रूम में गई। वहां उसे कई फोटो फ्रेम नजर आए जो कि एक पुरानी बेड शीट से ढके हुए थे। रिया ने उत्सुकतावश उस बेड शीट को हटाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने बड़े से फोटो फ्रेम में लाल जोड़े में एक बहुत ही सुंदर दुल्हन
कुर्सी पर बैठी हुई थी, जिसके बगल में आनंद शेखावत साहब खड़े थे। अरे बाप रे, इतना सुंदर! ये जरूर बाबू की माई अंजलि मैम होगी। मैम साहब कितना सुंदर है। तभी तो साहब जी इनके पीछे पागल हो रखे हैं। पीछे खड़े साहब जी भी तो राजा से कम नहीं लग रही हैं इस फोटो में। तो उत्सुकतावश उसने सारे फोटो फ्रेम से कवर हटा दिया। सारे के सारे अंजलि के ही तस्वीर थे। इतना सुंदर तस्वीर को यहाँ बंद क्यों करवा दिया? सब मिलके इस फोटो को हॉल में रखना चाहिए। और वो उस फ्रेम को उठाकर वहाँ से हॉल में चली आई और दीवार पर उसे लटकाने लगी। चूंकि सुबह का समय था, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कल्याणी जी और शोभा जी साथ मंदिर गई हुई थी। आनंद भी रविवार होने के कारण अपने कमरे में ही आराम कर रहा था, तो किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। रिया भी फ्रेम लटकाकर अपने कमरे में चली गई, पर अंशु को अभी तक सोया हुआ देखकर उसके माथे को सहलाकर बोली, बाबू जब तुम उठोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाऊंगी। आपकी माई की फोटो आपके जैसे ही बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल रानी जैसी सुंदर लग रही है। फिर धीरे से दरवाजा बंद कर नीचे किचन में चली आई। किचन में संदीप अर्पिता के साथ मिलकर खाने की तैयारी कर रहा था। अर्पिता दीदी, आज तो बहुत ही सुगंध आ रही है, आज कौन सी खास बात है? अर्पिता बोली, खास बात है ना छोटे शेखावत साहब, तुम्हें वापस ले आए और आज सुबह से तुम खुशी से इधर उधर फुदक रही हो और अभी तक शेखावत साहब ने तुम्हें डांटा भी नहीं है। अर्पिता मुस्कुराती हुई कॉफी कप में उड़ेलने लगी और फिर संदीप को पकड़ाते हुए बोली, संदीप भैया ये लीजिए छोटे शेखावत साहब की कॉफी, जाकर दे आइए। अगर अम्मा जी और शोभा काकी आ गए तो बता देना, उनके लिए भी चाय चढ़ा दूं। साहब जी क्यों डांटेंगे हमें, कोई गलती नहीं करेंगे अब से हम। रिया मुँह बनाते हुए बोली, फिर मुस्कुराकर मन ही मन बोली, वो तो आज हमारे को शाबाशी ही देंगे क्योंकि हमने उनकी अंजलि को बंद कमरे से बाहर निकाल कर ले आए जो। अर्पिता और संदीप दोनों उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर संदीप कॉफी की ट्रे लेकर चला गया। वो आनंद के कमरे में पहुंचा, तब तक आनंद शेखावत उठ चुके थे और सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। सर ये लो आपकी कॉफी। संदीप उसे काम में बिजी देखकर धीरे से बोला, टेबल पर रख दो। अपने लैपटॉप पर नजर गड़ाए हुए बोला। संदीप टेबल पर कॉफी रखकर जाने लगा तो आनंद शेखावत अपना सर उठाकर पूछा, सुनो। संदीप उसकी आवाज सुनकर रुक गया। अंशु उठ गई क्या? आनंद शेखावत ने पूछा तो उसने ना में सर हिला दिया और बोला, बेबी अभी तक सो रही है। और माँ वो कहाँ है अभी? अम्मा जी तो मंदिर गई है, काकी भी साथ में ही गई है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। आनंद शेखावत ने उसे जाने को बोलकर मन ही मन सोचा, इन दिनों मैं उस लड़की के चक्कर में खुद में इतना उलझ कर रह गया कि अपनी बेटी को भी खुद से दूर कर दिया, जिसका फायदा उस लड़की को मिल रहा है। अभी कल्याणी जी की कही बात याद आ गई, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अंशु का बहाना कर कोई मेरी अंजलि की जगह नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। और फिर उठकर अंशु के कमरे में चला गया। आनंद शेखावत अंशु के बेड के पास जाकर देखा तो वो सोए हुए मुस्कुरा रही थी। ये देखकर आनंद शेखावत मुस्कुरा दिया। वही आंखें, वही मुस्कुराहट, सब कुछ तो वही, कुछ जो नहीं है वो बस तुम अंजलि। थोड़ी सी तो और हिम्मत कर लेती, फिर तो इस मुस्कुराहट को देखकर तुम भी दूर नहीं जाती और फिर हमारी अंशु को भी किसी और की जरूरत नहीं होती, कभी नहीं। मन ही मन सोचते हुए वो अंशु के सहराने बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। तभी अंशु की नींद खुल गई। सामने आनंद शेखावत को देखकर जल्दी से उठकर उसके गले लग गई। आनंद शेखावत भी मुस्कुराकर उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। डेढ़ पता है, अभी मैंने एक सपना देखा और वो सच भी हो गया। अच्छा, अंशु ने ऐसा कौन सा सपना देखा जो तुरंत ही सच हो गया? आनंद शेखावत ने उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए कहा। इस पर अंशु मुस्कुराकर बोले, डैड आप मुझे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं? इस पर आनंद हंसकर उसे अपने गले से लगा लिया। अच्छा, क्या अंशु अपना ये सपना रोज सच करवाना है? तो अंशु बोली, यस डैड। ये सुनकर आनंद शेखावत सोचने लगा, सच में उस लड़की से दूर भागते भागते वो अपनी बेटी की खुशी को भी नजरअंदाज कर रहा है, जबकि अंशु को तो बस उसके डेढ़ का प्यार चाहिए था। तभी अंशु बोली, और माँ को भी गुड मॉर्निंग विश करना है डेढ़ के साथ साथ। अंशु ये सब अपनी खुशी में ही बोल रही थी। पर बेटा, अभी तो आपने कहा कि सपने में आपको डेढ़ आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, फिर बीच में माँ कहाँ से आ गई? और फिर आनंद शेखावत अंशु को अपने गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे आने लगा कि तभी उसके कानों में कल्याणी जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं पूछ रही हूँ, किसने ये तस्वीर यहाँ पे लगाई?
आवाज सुनकर आनंद शेखावत ने नजर उठाकर सामने देखा तो जहां उसे दीवार पर उसकी और अंजलि की तस्वीर लटकी हुई दिखी। ये सब देखते ही वो स्तब्ध रह जाता है। उसकी नजरें एक बार फिर से अंजलि पर जाकर अटक जाती है। तभी कल्याणी जी फिर से बोली, किसने मेरी बिना इजाजत के इसे यहाँ लाया? इस पर रिया जल्दी से उनके सामने आकर खड़ी हो गई, बोली, अम्मा जी ये तस्वीर तो हम लाए उस बंद कोठरिया से। देखो ना अम्मा जी, साहब जी और मेम साहब कितने सुंदर लग रहे हैं, फिर क्यों इस तस्वीर को उस बंद कोठरिया में रख दिया? रिया की बात सुनकर कल्याणी जी थोड़ी शांत हुई, फिर भी उनके लहजे में कठोरता थी। रिया देखो, तुम्हें पूरे घर में जो करना है करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, पर आइंदा से उस कमरे में सामान को निकालने की कोशिश मत करना। कल्याणी जी बोली, संदीप इससे पहले कि अंशु की नज़र इस पर पड़े अभी के अभी यहाँ से हटा दो। ये सुनकर संदीप जैसे ही उस तस्वीर को उतारने आगे बढ़ा तो रिया बोली, संदीप भैया एक बार रुकिए, और फिर कल्याणी जी की तरफ देखकर बोली, अम्मा जी ये तस्वीर यहाँ क्यों नहीं रह सकती? क्या ये खराब हो गई है या मेम साहब को कोई भूल हो गई जिसकी वजह से आप इस तस्वीर को देखना नहीं चाहते? कल्याणी जी ये सुनकर उसका मुँह देखने लगी और बोली, ये क्या कह रही हो रिया? अंजलि से कभी कोई भूल नहीं हो सकती और हम उससे नाराज कैसे हो सकते हैं? वो तो हमारी बेटी, हमारी खुशियां थी, नाराज तो वो हमसे हो गई। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। ये देखकर रिया उनके पास आई और उनके हाथ को थामकर बोली, तो फिर आप इसे यहाँ क्यों नहीं रहने दे सकते? क्योंकि रिया हम चाहते हैं कि ये घर जो उसके जाने के बाद वहीं ठहर कर रह गया वो आगे बढ़े, उसे भूलकर नई शुरुआत करे। फिर अंशु के लिए भी वही सही रहेगा। वो अपनी माँ की तस्वीर न देखे जिससे उसे आनंद की दूसरी पत्नी को अपनी माँ के रूप में अपनाने में दिक्कत ना हो। कल्याणी जी की आवाज़ में फिर से एक हल्की सी कठोरता आ गई, पर यह सब तो गलत है ना अम्मा जी? नई शुरुआत कर लो, भूलने की क्या ज़रूरत है? ये सब उनकी यादों के साथ साथ भी तो नई दुनिया बसाई जा सकती है। उनकी आत्मा कैसे भूल सकती है? और मेम साहब तो साहब जी की आत्मा में बस गए हैं, फिर आत्मा को बुलाकर कौन सा शरीर जिंदा रह सकता है? उसकी बात सुनकर सब आश्चर्य में उसकी ओर देखने लगे। आनंद शेखावत भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगा, जो अभी अभी उसकी ओर अंजलि के प्यार को अपने शब्दों में डाल रही थी। तभी कल्याणी जी की आवाज़ आई, फिर हम अंशु को क्या जवाब देंगे? वही जो सच है। आप बाबू से उसकी माँ की पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? उसका पूरा हक है अपने जन्म देने वाली माँ के बारे में जानने का, और फिर आज नहीं तो कल उसको ये सब पता चल ही जाएगा। मगर रिया देखो, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। वो अभी भी उन्हें रोकना चाह रही थी कि तभी आनंद भी वहां पहुंच गया। आनंद शेखावत को देखकर कल्याणी जी चुप हो गई। रिया भी उसे देखकर चुपचाप खड़ी हो गई। अंशु जो रिया को देखकर आनंद की गोद में उतरने के लिए मचलने लगी तो आनंद ने उसे उतार दिया और वो जल्दी से रिया के पास चली गई और उससे लिपट गई तो उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सामने देखने लगी। उधर आनंद बोला, माँ रहने दो ना इसे यहीं। आज इस तस्वीर को देखकर कितने दिनों बाद घर घर जैसा लग रहा है। आपको याद है ना माँ, अंजलि को ये तस्वीर कितनी पसंद थी, कितने प्यार से उसने इसे यहाँ लगाया था। वो उसी तस्वीर को निहारते हुए बोला। उसकी आवाज़ में एक कंपन थी जो सबको उसकी तकलीफ के एहसास करा रही थी। अनजाने में ही रिया ने उसे वापस से वही लगा दिया था जहाँ वर्षों पहले अंजलि ने लगाया था। कल्याणी जी बोली, पर अंशु को क्या जवाब देंगे? अभी उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी अंशु की नज़र उस तस्वीर पर पड़ गई और बोली, माँ देखो ना डैड की फ़ोटो, और वो आंटी भी कितनी प्यारी है। रिया को तस्वीर की तरफ दिखाते हुए बोली। अब सब फिर से रिया की तरफ देखने लगे कि वो अब क्या जवाब देगी। तो गाइस, आखिर रिया अंशु को क्या जवाब देगी, या फिर वो फिर से आनंद शेखावत के गुस्से का शिकार बनेगी? उधर आनंद शेखावत रिया से शादी करने के लिए इजीली मान जाएगा? ये सब जानेंगे अगले पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लेना ताकि कहानी आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। धन्यवाद।